की पेशकश नीरज जी की लिखी हुई न्याय। कंठशिल्पी मैं यानी कि सिया घोष। कहानी पसंद आई हुई तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। रमन जी अपने क्षेत्र के एक जाने माने व्यक्ति थे। उनकी वकालत की दुनिया में खूब प्रशंसा थी। समाज में ये मशहूर था कि वो हमेशा सच की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने हमेशा दीन दरिद्रों की मदद की है। सच को जिताने के लिए अपने पेशे को भी वो दांव पे लगा देते हैं। उनकी पत्नी सुनीता एक समझदार और सरल गृहिणी है, जिनकी सारी जिंदगी अपने पति और बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है। वैसे तो वो भी वकालत पास है, पर उन्होंने अपने काम को छोड़ के परिवार में खुद को व्यस्त कर लिया है। शाम की चाय की चुस्कियां लेते लेते दोनों पति पत्नी बातों में मग्न थे कि तभी रमन जी की फोन की घंटी बजती है। उनके अजीज मित्र उन्हें फोन पे आग्रह करते हैं कि उनके पुत्र से एक गलती हो गई है। उसने अपने घर पे काम करने वाली लड़की से जबरदस्ती की और उस लड़की के द्वारा शिकायत दर्ज करने पर पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। मित्र उनसे उनके पुत्र को छुड़वाने की मिन्नत करते हैं, परंतु रमन जी साफ इनकार कर देते हैं। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपने उसूलों के द्वारा बंधा हुआ हूँ। गलत का साथ कभी नहीं दे सकता। हो सके तो मैं उस लड़की की पूरी सहायता करूंगा। ये कह के वो फोन रख देते हैं। उनकी पत्नी उनकी सोच से बहुत प्रभावित होती है। कुछ समय पश्चात उनकी फोन की घंटी दोबारा बजती है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से उनके पुत्र उज्जवल के दोस्त मुकेश की घबराती हुई आवाज वो सुन पाते हैं। सुनीता, सुनीता, हमें अभी देहरादून थाने निकलना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? उज्जवल के दोस्त मुकेश ने फोन किया था मुझे। उसने बताया, अंकल, उज्जवल और उसके 5 दोस्तों ने अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ गैंग रेप किया है और उसके पश्चात उस लड़की की गला घोटकर हत्या कर दी है। कृपया आप जल्दी से देहरादून पहुंच जाए। उज्जवल आपको और आंटी जी को बुला रहा है। उसकी थाने अध्यक्ष से भी कहासुनी हो गई है। वो बार बार आपके नाम का हवाला देकर उन्हें धमका रहा है। आप जितनी शीघ्र हो सके यहाँ पहुंचे। ये सुन के ही उनकी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। रमन जी अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए बोले, सुनीता, रोती क्या हो? मैं हूं ना। मैं अपने उज्जवल को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे एक पल भी जेल में नहीं रहने दूंगा। चलो उठो, जरूरी सामान ले लो सारे। हमें अभी उज्जवल के पास जाना होगा। उसे हमारी जरूरत है। सुनीता जी ने रमन जी के चेहरे को ध्यान से देखा और गंभीरता के सहित बोली, अभी कुछ समय पहले तक तो आपके मित्र के सामने भी यही परिस्थिति थी। तब तो आपका जवाब ना था, बल्कि आप उस लड़की की सहायता करने के बारे में कह रहे थे। इतनी जल्दी आपका इरादा कैसे बदल गया? आप अपने पुत्र मुंह में अंधे होकर अपनी कथनी और करनी बदल सकते हैं, पर मैं नहीं। मैं इस कलंकित गुनाह में उसका साथ कभी नहीं दे सकती। इतना सुनते ही रमन जी आवेश में बोले, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उज्जवल हमारा एक लौता बेटा है। हम उससे ऐसे कठिन परिस्थिति में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तुम उसकी माँ हो। तुमने उसे 9 महीने कोख में रख के पाला है। तुम्हारे दूध ने उसमें जीवन का संचार किया है और आज वही जीवन खतरे में है। और तुम सही गलत का खाता खोल के बैठी हो। कैसी माँ हो तुम? माँ हो के कैसे इतनी निर्दयी हो सकती हो? उठो और चलो मेरे साथ। अपने उज्जवल को हमारी जरूरत है। उससे हम दोनों को ही संभालना पड़ेगा अभी। आप शायद अपने बेटे के इस गुनाह को नजरअंदाज कर सकते हैं, पर मैं एक औरत होकर इस घृणित गुनाह को माफ नहीं कर सकती। उसने सिर्फ उस लड़की की असमत के साथ नहीं खेला, अभी तो उसने मेरे दिए हुए संस्कार और सोच की भी अवहेलना की है। आप पिता होकर उसका साथ दीजिए। मैं इस घृणित कार्य में उसका साथ कभी नहीं दे सकती। आप भूल रहे हैं, सबसे पहले मैं एक औरत हूँ, उसके बाद ही मेरा और कोई अस्तित्व या फिर रिश्ता है। आप अपने बेटे का साथ देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, पर मुझसे साथ की कोई अपेक्षा मत कीजिएगा। रमन जी ये बातें सुन के गुस्से में बोले, तुम रहो अपने खोखले उसूलों के साथ। मैं चला अपने बेटे को बचाने। सुनीता जी ने गंभीर स्वर में बोला, आप अपना पितृधर्म निभाइए और अपने बेटे को बचाइए। मैं अपना स्त्री धर्म निभाती हूँ और उस लड़की के न्याय के लिए लड़ती हूँ। रमन जी अवाक होकर सुनीता जी का चेहरा देख रहे थे। उन्हें सुनीता जी से ऐसे निर्णय की अपेक्षा ही नहीं थी। उन्हें लगा कि ये सिर्फ उनका गुस्सा है जो समय के साथ ढल जाएगा, मातृमोह में पिघल जाएगा। पर वो अब सुनीता जी का निर्णय सुनकर अचंभित तो थे ही साथ परेशान भी, क्योंकि वो जानते हैं कि सुनीता जी का निर्णय बदलना अब असंभव है।